नमस्कार, मैं दीपक सिंह सुरुचि। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का शोर अब थम चुका है। 12 नवंबर को सभी 68 विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। हिमाचल चुनाव की महत्ता बीजेपी के लिए कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा पीएम मोदी के दौरे और जनसभाओं से लगाई जा सकती है। चुनाव की घोषणा से पहले ही पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गए थे। अक्टूबर महीने में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाना हो या फिर चुनावी घोषणा के बाद ताबड़तोड़ रैली को संबोधित करना। इस बीच हिमाचल वासियों को पीएम मोदी का प्रधान सेवक वाला चेहरा भी देखने को मिला, जब देश के प्रधानमंत्री का काफिला रोककर पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। यह अलग बात है कि विरोधी पीएम मोदी की अच्छी नीयत को भी ड्रामा बता देते हैं। पीएम मोदी का वो बयान भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस आई तो ये मुझे कुछ करने नहीं देंगे। यह वही कांग्रेस है जिसके लिए पीएम मोदी कभी लोकसभा में कहते हैं, कांग्रेस के रवैये से ऐसा लगता है कि वे अगले 100 सालों तक सत्ता में नहीं आना चाहती। आपने ही जब ऐसी तैयारी कर ली है तो फिर हमने भी कर रखी है। दोनों पीएम मोदी का ही बयान है, लेकिन आत्मविश्वास में जमीन और आसमान का फर्क है। संभव है बादल और रडार जैसी थ्योरी देकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पीएम मोदी ने कांग्रेस आई तो ये मुझे कुछ करने नहीं देंगे वाला बयान भी कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। अगर नहीं तो बीजेपी से नाराज कृपाल परमार को पीएम मोदी खुद फोन कर निर्दलीय चुनाव लड़ने से क्यों मना करते। हिमाचल चुनाव हो या गुजरात चुनाव, बीजेपी के लिए पीएम मोदी के चेहरे की अहमियत काफी बड़ी है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश या गुजरात में सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी को भी उम्मीद है कि दोनों राज्यों में अगर चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा गया तो वापसी तय है। यानी सफलता का आसान फॉर्मूला भला हो चुनाव आयोग का कि हिमाचल चुनाव और गुजरात चुनाव के नतीजे भले ही टकराए, लेकिन वोटिंग की तारीख नहीं टकराई। बीजेपी के लिए इसमें अच्छी बात यह रही कि पीएम मोदी को हिमाचल प्रदेश पर फोकस करने के लिए पूरा समय मिल गया। अब अगर हिमाचल की जनता वोट करेगी तो पीएम मोदी को ध्यान में रखकर, जो बीजेपी के लिए रणनीतिक लिहाज से अच्छा भी है। वहीं गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है, यानी कि अब पीएम मोदी के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव पर फोकस करने के लिए वक्त ही वक्त है। तो क्या गुजरात में भी पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां होने वाली हैं, ताकि वहां का चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा सके। देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनके पास सबसे मजबूत राजनीतिक संगठन भी है। आरएसएस जैसी मजबूत संस्था पर्दे के पीछे से उनके लिए रास्ता तैयार कर रही है। मजबूत प्रचार तंत्र भी है, लेकिन फिर भी राज्यों में बीजेपी किसी चेहरे पर चुनाव लड़ने से क्यों कतराती है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। हिमाचल चुनाव के लिए प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा जनसभाएं की हैं। पिछले 2 महीनों में पीएम मोदी ने हिमाचल के कुल 12 जिले में से 9 जिले कवर कर लिए हैं। एक बार उनकी चुनावी रैलियों पर नजर डाल लेते हैं। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी ने बिलासपुर में एम्स के उद्घाटन के बाद बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भी शामिल हुए। एक सप्ताह बाद यानी कि 13 अक्टूबर को पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के बाद ऊना में जनसभा की। इसके बाद चंबा में भी जनसभा की। इसके बाद 5 नवंबर को पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी के सुंदरनगर में जनसभा किया। फिर सोलन के ठोडो ग्राउंड में। इसके बाद 28 सितंबर को
मंडी के पड्डल में 1 लाख युवाओं के लिए रैली रखी गई थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से पीएम मंडी नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद दिल्ली से ही वर्चुअली रैली को संबोधित किया गया था। इसके बाद 9 नवंबर को पीएम मोदी ने कांगड़ा के शाहपुर में चंबी मैदान में विशाल रैली को संबोधित किया, फिर हमीरपुर के सुजानपुर में। इन आंकड़ों को देखकर यह तो कहा ही जा सकता है कि पीएम मोदी ने हिमाचल जीतने के लिए प्रचार में पूरी जान फूंक दी है। जीत की ललक ऐसी कि 31 मई को केंद्र सरकार के 8 साल पूरा करने का जश्न भी शिमला में ही मनाया गया, ताकि बीजेपी के फेवर में माहौल बना रहे। लेकिन क्या वजह है कि बीजेपी ने प्रदेश में ना ही मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चेहरा बनाया और ना ही किसी नए उम्मीदवार को। फिलहाल हिमाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी का चेहरा पीएम मोदी है और मुद्दा मोदी सरकार का कार्यकाल है, ना कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का। यही वजह है कि प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी ने रैलियों के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी नहीं किया। इस दौरान बीजेपी से नाराज कृपाल परमार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर पीएम मोदी बागी उम्मीदवार को निर्दलीय चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। एक बार वह वीडियो देख लेते हैं। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। हालांकि खबर यह है कि पीएम मोदी की मनाही के बावजूद बीजेपी के पूर्व सांसद कृपाल परमार ने हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कृपाल परमार राज्य के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। पीएम मोदी और कृपाल परमार का रिश्ता 2.5 दशक पुराना है, तब से जब मोदी पीएम नहीं बने थे। फिर क्या वजह रही कि पीएम मोदी के मना करने के बावजूद यह चुनाव मैदान में कूद गए। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा, मोदी जी देवतुल्य हैं और उनका कॉल आना भगवान के आदेश के बराबर है, लेकिन नामांकन वापसी की तारीख निकल जाने की वजह से मेरा नाम बैलेट में आ चुका है और अब अगर मुझे 10 से 20 वोट भी मिल गए तो हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। इसलिए चुनाव लड़ने के अलावा अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा है। मोदी जी का फोन 30 अक्टूबर को आया था और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 29 थी। अगर उनका फोन एक दिन पहले भी आ गया होता तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाता उनका आदेश मान लेने में। हालांकि बीजेपी के बागी बनने को लेकर कृपाल परमार ने कहा कि बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें सालों तक जलील करते रहे हैं। वह कैसे मर कर जी रहे थे यह वही जानते हैं। उन्हें कई सालों से बेइज्जत किया जा रहा था, इसलिए मजबूरन उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। बुधवार को तमाम टीवी चैनलों पर वह दृश्य देखने को भी मिला, जब हिमाचल प्रदेश में रैलियां करने जा रहे पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को आगे जाने दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, पहले एम्बुलेंस फिर प्रधान सेवक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चंबी हिमाचल प्रदेश में अपने काफिले को रोककर पहले एम्बुलेंस को रास्ता देना जनता के प्रति उनके संवेदनशीलता को दर्शाता है और यही संवेदनशीलता ही माननीय प्रधानमंत्री जी को आम जन से जोड़कर रखती है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इसे ड्रामा बता रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, देश की जनता को पूरा मूर्ख समझ रखा है। जहां से पीएम का काफिला गुजरने का प्लान होता है वहां 2 घंटे पहले से ही रोड बंद कर दी जाती है। चुनाव जीतने के लिए निम्न स्तर तक कैसे उतरे इसका उदाहरण रोज बनाए जा रहे हैं। थोड़ी शर्म कर लो, जनता खड़ी है।
भाजपा नेताओं के लिए। वहीं पंडित शैलेंद्र जोशी नाम के एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं, जिस रोड पर एम्बुलेंस जा रही है वह रूट ही नहीं था। जिस तरफ गाड़ी का मुंह है, पुलिस बैरिकेड्स लगाकर जनता को पहले ही रोक दिया गया था। छोटी छोटी बातों पर जनता को गुमराह करना यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। गरीब को महंगाई, नौकरी, बेरोजगारी के बारे में नहीं कहेंगे। वैसे सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक और बयान वायरल हो रहा है। जब कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस वाले यहां बैठ गए तो वो दिल्ली में मुझे हिमाचल के लिए काम नहीं करने देंगे। इस वीडियो को दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि 7 फरवरी 2022 को पीएम मोदी ने कांग्रेस के लिए कहा था, कांग्रेस के रवैये से ऐसा लगता है कि वे अगले 100 सालों तक सत्ता में नहीं आना चाहती। आपने ही जब ऐसी तैयारी कर ली है तो फिर हमने भी कर रखी है। एक बार दोनों वीडियो को बारी बारी से देख लीजिए। ये होते हैं तो क्या होता है, मोदी दिल्ली में बैठ करके कितना ही करना चाहेगा, लेकिन अगर यहां कांग्रेस वाले बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने देंगे। मोदी कितना ही कहे कि हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल मेरा घर है, मुझे ये करना है, वो करने नहीं देंगे। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। सोचिए, जिस कांग्रेस को संसद के अंदर पीएम मोदी ठीक से भाव देने तक को तैयार नहीं है, क्या वह कांग्रेस वाकई इतनी मजबूत है कि उसके हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आ जाने से पीएम मोदी को काम करने में परेशानी होगी? यानी कि पीएम मोदी काम करते रहे और निकम्मी कांग्रेस पार्टी परेशान करती रही। कुछ याद आया? सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी के इस बयान को लेकर खूब मजाक बनाया जा रहा है। सुमित नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी ये आरोप लगाया करते थे कि कांग्रेस ने इनको काम नहीं करने दिया। अब जब प्रधानमंत्री बन गए हैं तब भी आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस इनको काम करने नहीं देंगी। वहीं धर्मेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, यह कहने को पीएम हैं देश के, इनको देश की सबसे पुरानी पार्टी काम नहीं करने देगी। वैसे इनके कहने से रूस बमबारी रोक देता है। ये कौन है इनका सलाहकार जो ऐसे बकवास भाषण देने को कहता है? खुद फिर ट्रोल होते हैं साहब। अरे आपकी सरकार रही है अभी तक, कौन से झंडे गाड़ दिए, कोरी बकवास। खैर, ये तो हुई बयानों और दृश्यों की बात। अब चुनावी घोषणाओं की बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से हिमाचल में यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में एक नज़र दोनों प्रमुख पार्टियों की चुनावी घोषणा पत्र पर कर लेते हैं। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की तुलना रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर रखेंगे। रोजगार, बीजेपी 8 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। 900 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगी हिम स्टार्टअप योजना। कांग्रेस, देश में सरकार बनी तो देंगे 1 लाख नौकरी। हिमाचल में युवा आयोग का होगा गठन। शहरों में भी मनरेगा के तहत रोजगार। पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपए के युवा स्टार्टअप फंड। कारोबार शुरू करने वालों को बिना ब्याज मिलेगा धन। तैयार किया जाएगा एक भर्ती विधान। विज्ञापन जारी होने के 6 महीनों के भीतर नौकरी अनिवार्य। स्वास्थ्य, बीजेपी, राज्य में खोले जाएंगे 5 नए मेडिकल कॉलेज। सभी विधानसभा क्षेत्र में दोगुना होंगे मोबाइल क्लिनिक वैन। कांग्रेस, शहरी इलाकों में बनेंगे पार्क, जगह जगह होंगे जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम। शुरू होगी मोबाइल क्लिनिक सुविधा। गांव में ही किए जा सकेंगे छोटे मोटे इलाज। एचएससी, पीएचसी, सीएचसी में स्टाफ की होगी भर्ती। अन्य बड़े जिलों में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। एमसीआई के माध्यम से बढ़ेंगी मेडिकल कॉलेज की सीट। शिक्षा, बीजेपी, सभी शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम। 5 वर्षों में सभी सरकारी स्कूल कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती। सरकारी शिक्षकों के लिए बनेगी स्थानांतरण नीति। सभी स्कूल में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। उच्च शिक्षा गारंटी योजना का प्रदेशवासियों को मिलेगा लाभ। कांग्रेस, सभी शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम। 5 वर्षों में सभी सरकारी स्कूल कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती। सरकारी शिक्षकों के लिए बनेगी स्थानांतरण नीति। उसी स्कूल में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। उच्च शिक्षा गारंटी योजना का प्रदेशवासियों को मिलेगा लाभ। किसान, बीजेपी,
किसानों को प्रतिवर्ष दिए जाएंगे 3,000 रुपए। सीएम अन्नदाता सम्मान निधि के तहत मिलेगा लाभ। सेब पैकेजिंग के लिए 12% होगा जीएसटी भुगतान। अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान सरकार करेगी। कांग्रेस कृषि और बागवानी के लिए बनेंगे आयोग फसलों फलों की तय करेगा कीमत। किसानों बागवानों की सलाह पर काम करेगा आयोग। 10 लीटर प्रति पशुपालक होगी दूध की खरीद। 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदे जाएंगे गोबर। लगाए जाएंगे वार्मिंग कंपोस्ट प्लांट। एक घर में 4 गाय खरीदने पर मिलेगी सरकारी सब्सिडी। महिला बीजेपी महिलाओं के लिए होगा 33% आरक्षण। छात्राओं को मिलेगी साइकिल और स्कूटी। गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे 25,000 रुपये। देवी अन्नपूर्णा योजना से मिलेगी 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। राज्य के गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलेगा लाभ। अटल पेंशन योजना के तहत 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगा लाभ। कांग्रेस 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह दिए जाएंगे 1,500 रुपये। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में बनेगा शक्ति विभाग। महिला स्व सहायता समूहों के साथ काम करेगा यह विभाग। बीपीएल और विधवाओं की बेटियों के लिए बढ़ाई जाएगी अनुदान राशि। पुरानी पेंशन बीजेपी पुरानी पेंशन योजना पर बनेगी समिति। समीक्षा के बाद ही समिति लेगी निर्णय। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना। पर्यटन बीजेपी धार्मिक स्थलों और मंदिरों के आसपास शुरू होगा शक्ति कार्यक्रम। बुनियादी ढांचे और परिवहन के विकास के लिए खर्च होंगे फंड। 10 साल की अवधि में 12,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। इस कार्यक्रम को हिमतीर्थ सर्किट से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश में तैयार की जाएगी नई पर्यटन नीति। क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे स्मार्ट विलेज। विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत मिलेगा बजट। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर होगा फोकस। अन्य वादे बीजेपी हिमाचल में समान नागरिक संहिता होगी लागू। वक्फ की संपत्ति का होगा सर्वे। न्यायिक आयोग के तहत होगी जांच। वक्फ की संपत्तियों के अवैध इस्तेमाल पर लगेगी रोक। कांग्रेस 5 साल में पक्का मकान बनाने के लिए मिलेगी आवास सब्सिडी। कच्चे मकान वाले सभी लोगों को मिलेगी यह सब्सिडी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए लागू की जाएगी पेंशन योजना। सभी उपमंडल में स्थापित किए जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र। प्रदेशवासियों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। ये तो हुई चुनावी घोषणाओं की बात, जिसे ध्यान में रखकर जनता वोट करने जाएगी। अब आखिर में हिमाचल के सत्ता समीकरण पर बात कर लेते हैं। माना जा रहा है कि इस बार शिमला, किन्नौर, सिरमौर और सोलन जिले की 19 सीटों पर सभी राजनीतिक दलों का फोकस है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इन 19 सीटों में जिस दल के खाते में ज्यादा सीटें जाएंगी, सरकार उसी दल की बनेगी। हालांकि मौजूदा समय में इन 4 जिलों की 19 सीटों में से 11 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि भाजपा के पास 7 और 1 सीट वामपंथी के कब्जे में है। शनिवार को मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश में 7,881 पोलिंग बूथ बनाए हैं। इस बार कुल 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 24 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार। कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष, 27,37,845 महिला और 38 थर्ड जेंडर हैं। 1,93,000 नए मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,81,409 वरिष्ठ मतदाता हैं, जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सत्ता परिवर्तन का दौर हमेशा से चलता रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस बार पुराने रिवाज को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं कांग्रेस चाहेगी कि पुराने रिवाज जिंदा रहें और सत्ता में उनकी वापसी हो। ओपिनियन पोल के दावे कुछ भी हो, लेकिन असली कहानी तो हिमाचल की जनता ही बताएगी 12 नवंबर को वोट डालकर। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर क्या हिमाचल का रिवाज बदला जा सकेगा, या होगा वही जो हमेशा से प्रदेश में होता रहा है। 8 दिसंबर तक कीजिए चुनावी नतीजों का इंतजार। तब तक देखते रहिए मसला क्या है। नमस्कार।